हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की सीरीज को। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कलाई ममानी अवार्ड्स आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो हमें बताना है कि जो कलाई ममानी अवार्ड है ये कौन से स्टेट के द्वारा दिया जाता है। देखो, हमारा ऑप्शन नंबर वन दिख रहा है ना, तमिलनाडु, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके एडिशनल फैक्ट को देख लेते हैं। तो ये जो कलाई ममानी अवार्ड है ना, ये तमिलनाडु का ना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे अगर। और हाँ, कुछ लोग जो तमिलनाडु टीएनपीसीएस की तैयारी जो कर रहे हैं ना, उनके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वो वहाँ का स्टेट का ये सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, और इस अवार्ड को ना बेसिकली दिया जाता है आर्ट्स की फील्ड में जो बेस्ट करते हैं, जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, इन सब फील्ड में जो बेस्ट करते हैं ना, उनको ये अवार्ड दिया जाता है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। और इसको पहली बार इस अवार्ड का दिया गया था 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर टू है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। देखो, उस्ताद बिस्मिल्ला खान अवार्ड, सॉरी, उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो अगर आप ये इमेज सही से देख रहे हैं ना, तो आपको वैसे ही आंसर पता चल जाना है। देखो, इसको दिया जाता है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है ना, संगीत नाटक अकेडमी, ये करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और इमेज लगाने का पर्पस ये था कि आपको ये देखकर इजीली याद हो जाए। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार वाला। ठीक है, दिया जाता है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। और देखो, संगीत नाटक अकेडमी है ना, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसको फॉर्म किया गया था 1953 में। और उस्ताद बिस्मिल्ला खान अवार्ड, युवा पुरस्कार ये दिया जाता है जो कि 40 इयर्स के अंडर में आते हैं। और साथ में इन्होंने, जैसे म्यूजिक की फील्ड हो गई, डांस की फील्ड हो गई, थिएटर वगैरह, इन सब में इनको काफी अच्छा टैलेंट रहा हो, या इन्होंने कुछ अच्छा किया हो इस फील्ड में। ठीक है, और 40 इयर्स तक के एज में वो आ रहे हो, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और देखो, ये जो अवार्ड है ना हमारा, बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार, इसको पहला दिया गया था 2006 में पहली बार। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और एडिशनल में देख लेते हैं, जैसे कि एनएसडी है ना, जैसे हम बोलते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये बना था 1959 में। ठीक है, न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, और दूसरा है हमारा ये भारतीय विद्या भवन, ये बना था 1938 में। ठीक है, तो ये एडिशनल में याद रखेंगे, एनएसडी और भारतीय विद्या भवन ये दोनों ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर तीन है, हु गिव्स दी भरत मुनि सम्मान। तो देखो, भरत मुनि सम्मान ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है नालंदा डांस रिसर्च सेंटर, ऑप्शन नंबर वन दिख रहा है ना हमें ये, तो ये इसके द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ना कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज इस चीज को लेकर नहीं होंगे कि नालंदा नाम है तो ये बिहार में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बिहार में बिल्कुल भी नहीं है, ये है हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, एडिशनल देख लेते हैं हम। अब देखो, ये जो भरत मुनि सम्मान है ना, ये यहाँ पे याद रखेंगे 2011 में स्टार्ट हुआ था, और 1996 में इसकी स्थापना की गई थी, इस सेंटर की, कनक रेले के द्वारा। और कनक रेले क्या है ये, तो ये मोहिनी अट्टम की डांसर है। ठीक है, और नालंदा डांस रिसर्च सेंटर ये मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये याद रखेंगे, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, भजन सोपोरी अ पद्मश्री अवॉर्डी इज डैश प्लेयर। देखो, भजन सोपोरी ये ना, ये हो जाएंगे आपके ये संतूर प्लेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संतूर प्लेयर है भजन सोपोरी। ठीक है, और वैसे आप ट्रिक के माध्यम से भी तो याद रख सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे याद रखेंगे ना, मैं जस्ट आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ, भजन सोपोरी, जो भजन करते हैं वो संतूर साबुन से नहाते हैं, ऐसे याद रखना, याद रहेगा। ठीक है, इजी रहेगा ना, जो भी भजन करते हैं ना वो संतूर साबुन से नहाते हैं, तो ये भी भजन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद, मतलब सिर्फ रिलेट करना है आपको। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, जो ये पंडित भजन सोपोरी है ना, ये बिलोंग करते हैं सूफियाना घराना से, सूफियाना घराना से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के। ठीक है,
और ये बेसिकली फेमस है सेंट ऑफ द संतूर, है ना, संतूर के संत के नाम से फेमस है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, संतूर के संत या फिर सेंट ऑफ द संतूर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंडित भजन सोपोरी को, और साथ में इनको किंग ऑफ स्ट्रिंग्स भी कहा जाता है। किसे? भजन सोपोरी को, ठीक है। अच्छा, इनको अवार्ड कौन कौन से मिले हैं? देखो, इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था 1993 में, और पद्म श्री अवार्ड मिला था 2004 में। तो ये दोनों भी याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित ब्रिज, हाँ सॉरी, ब्रिजभूषण काबरा was considered an expert in which of the following instrument in the field of Indian classical music? देखो, ब्रिजभूषण काबरा ये क्या चीज के प्लेयर रहे, ये क्या बजाते थे? तो देखो, ऑप्शन में हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये संतूर है, वायलिन है, और वीणा है, गिटार है। तो देखो, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा गिटार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गिटार प्लेयर है, ठीक है। अब देखो, इनको ना संगीत नाटक, हाँ, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 2005 में। और कुछ अदर फेमस प्लेयर्स की हम बात कर लेते हैं जो कि गिटार बजाते हैं। तो वो हो जाएंगे हमारे सुस्मित सेन, ठीक है। सुस्मिता सेन नहीं समझना इसे, ये सुस्मित सेन है और ये मेल है एक, ठीक है। अमित दत्ता, कपिल श्रीवास्तव, तो ये सारे हमारे हो जाएंगे गिटार प्लेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुंदू खान वॉज डैश प्लेयर ऑफ दिल्ली घराना। तो बुंदू खान क्या प्ले करते थे? देखो, तो बुंदू खान जो थे ना, ये सारंगी वादक थे, ठीक है, सारंगी प्ले करते थे, ठीक है। यहाँ कुछ इनके आप फोटो देख सकते हैं। अच्छा देखो, ये लिखा है ना सारंगी नवाज, ठीक है। तो ये सारंगी प्लेयर थे, उस्ताद बुंदू खान, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल देख लेते हैं। जो बुंदू खान है ना, उनको ट्रेंड किया गया था इनके जो ग्रैंडफादर थे ना, साउंगी खान, उनके द्वारा ही। मतलब उन्होंने अच्छे से इनको ये सारी चीजें सिखा दी थी। और अब कुछ सारंगी प्लेयर की बात कर लेते हैं जो दिल्ली घराना से हैं, जैसे कि शाहनवाज खान हो जाएंगे, नबील खान हो जाएंगे, सबरी खान हो जाएंगी, और साथ में अब्दुल लतीफ खान हो जाएंगे। ये सारे क्या है? सारंगी प्लेयर हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम भी याद रखेंगे, सारंगी प्लेयर, यहाँ लिख दूं मैं जरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनंथा आर कृष्णन इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अनंथा आर कृष्णन ये क्या बजाते हैं? तो देखो, ये ना मृदंगम बजाते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके हाथ में आप दिख रहे हैं ना, ये इसको मृदंगम ही कहते हैं, थोड़ा सा ढोलक की तरह ही होता है, पर इसको मृदंगम कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जो मृदंगम है ना, ये एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है। परकशन मतलब कि जिसमें हम हाथ वगैरह का यूज करके मतलब इसको बजाते हैं, इसको ऐसे थपकी देते हैं, तो इसको हम कहते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अच्छा, मृदंगम प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएंगे हमारे के वी प्रसाद, एस वी राजा राव, और उमाल्यापुरम शिवरमन हो जाएंगे, पालघट मणि अय्यर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे मृदंगम प्लेयर है, ठीक है, मृदंगम प्लेयर। तो याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, द फेमस म्यूजिशियन विष्णु गोविंद जोग इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो, ये जो विष्णु गोविंद जोग है ना, वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो देखो, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, ये वायलिन बजाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखो, यहाँ से वायलिन के कुछ और प्लेयर की अगर हम बात करें ना, तो ये हो जाएंगे एम एस गोपाल कृष्णन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा एन आर मुरलीधरन, तीसरा हो जाएगा हमारा एम चंद्रशेखरन, और दूसरा और नेक्स्ट है लालगुडी जयरमन, ठीक है। तो ये सारे हमारे वायलिन प्लेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, अच्छा देखो, ये सारे जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, ये 2024 के 23 के कुछ इस तरह से ही आए हुए हैं। तो अब सारे क्वेश्चन को डीपली अच्छे से पढ़ेंगे, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। और हो सके तो कहीं नोट्स बना के लिख लीजिए, जो भी मैं आपको एडिशनल बताती हूँ। नहीं नोट्स बना सकते तो इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार देख लेंगे ना, खाली टाइम में, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, इस वीडियो को चलाया और सुन लिया, तो काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। अब देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन श्याम शर्मा इज फेमस म्यूजिशियन एसोसिएटेड विथ व्हाट। देखो, मोहन श्याम शर्मा ये क्या बजाते हैं? तो देखो, ये ना पखावज बजाते हैं,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमेज में कुछ दिख रहा है आपको ये? जैसे कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये ढलान की साइड जा रहा है, मतलब डिक्लाइन हो रहा है, फिर ये यहाँ से ढलान की साइड जा रहा है, कुछ इस तरह से, है ना? तो पखावज ये ऐसा ही होता है, ऊपर से ये चौड़ा होता है, नीचे से थोड़ा सा ढलान की साइड जा रहा होता है, ठीक है? तो याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट पे चले। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो देखो, बेसिकली ना, ये जो होता है ना, टू हेडेड ड्रम की तरह होता है, ठीक है? अभी मैंने दिखाया ना, टू हेडेड ड्रम होता है, और ये बेसिकली ऐसे नीचे की साइड जा रहा होता है ना? डिसेंडेंट मतलब ये नीचे की साइड जा रहा होता है, थोड़ा सा मृदंगम के जैसा ही होता है ये, ठीक है? और इसमें जो ट्यून होती जो टोन होते हैं ना, वो डीप डीप टोन होती है, मतलब काफी तेज आवाज इसमें आती है, ठीक है? और ये तबला जैसे कि, और ये जैसे तबला वगैरह से ज़्यादा ही फेमस रहता है ये, ठीक है? अच्छा, कुछ नोटेबल पखावज प्लेयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि पखावज इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। तो पखावज प्लेयर में हमारे हो जाएंगे शंकर राव गोरपाड़कर, और दूसरा है डॉक्टर अनिल चौधरी, ठीक है? तो दोनों नाम याद रखेंगे पखावज से, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। द फेमस म्यूजिशियन अबान मिस्री इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट? तो देखो, अबान मिस्री कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है? अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अबान मिस्री है ना, ये ना एक फीमेल है। नाम से आप कहीं आप इनको मेल जज ना करें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये फीमेल है, ठीक है? तो अबान मिस्री जो है ना, ये क्या बजाती है? तो ये ना तबला प्लेयर है। ऑप्शन नंबर, हाँ, बी में हमको दिख रहा है ना तबला, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तबला प्लेयर है अबान मिस्त्री, ठीक है? अब देखो, तबला ये एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है, ये मैं बता चुकी हूँ। अबान मिस्त्री है ना, इनको जाना जाता है फर्स्ट वुमेन सोलो तबला प्लेयर के नाम से, ठीक है? तो फर्स्ट वुमेन सोलो तबला प्लेयर रही है ये अबान मिस्त्री। और इंस्ट्रूमेंट और कुछ कुछ उनके एक्सपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि तबला कौन बजाते हैं, तो ज़्यादा फेमस नाम इसमें आता है जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा का। हालांकि ये दोनों ना, देखो, जो अल्लाह रखा है ना, वो इनके पिताजी हैं, और जो जाकिर हुसैन है, ये इनके बेटे हैं, ठीक है? हालांकि अब दोनों ही हमारे बीच में नहीं है, दोनों ही अभी अ, जिंदा नहीं है, ठीक है? तो जाकिर हुसैन तो वैसा आपने इनको ऐड में भी तो देखा होगा, वाह ताज के ऐड में, है ना? तो याद रखना भी इजी हो जाएगा। और ये दोनों ही याद रखेंगे, क्योंकि दोनों ही फेमस पर्सनालिटी है। और हो जाएंगे हमारे पंडित किशन महाराज, ठीक है? अब फ्लूट बांसुरी की बात कर लेती, तो बांसुरी वादक में हमारे हो जाएंगे हरि प्रसाद चौरसिया, और साथ में पन्ना लाल घोष, ठीक है? और शहनाई, शहनाई का तो आपको पता ही होगा सबको, शहनाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, शहनाई वादक है हमारे ये बिस्मिल्लाह खान और कृष्ण राम चौधरी, ठीक है? और गिटार, गिटार का भी हमने पढ़ा, ब्रज के भूषण काबरा, ठीक है? तो ये याद रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पे चले। विथ रेफरेंस to Sepoy Mutiny of 1857, on which of the following dates did the soldier at मेरठ स्टार्ट देयर जर्नी टू दिल्ली? देखो, कितना इजी क्वेश्चन है, और इजी भी है, और साथ में कहा जाए ना तो बहुत डिफिकल्ट भी है। क्यों? क्योंकि इसमें ना बेसिकली डेट पूछ लिया गया, और ये आया हुआ एसएससी सीजीएल 2024 में ही, पिछले साल का ही क्वेश्चन है ये। और डेट पूछ ली गई है, ईयर वगैरह कुछ ना पूछ के सिर्फ डेट पूछ ली गई है। तो देखो, आप लोगों ने जैसे सिपाही विद्रोह इसको कहते हैं, इसका जैसे सिपोई म्यूटिनी कहते हैं, और 1857 की क्रांति कहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ना ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से। मेरठ में भी कब? 10 मई 1857 वाले दिन स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिख रहा है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 10 मई को स्टार्ट हुआ था, और ये कहाँ से कहाँ तक था? मेरठ से दिल्ली तक था ये, ठीक है? मेरठ से दिल्ली तक चला था ये सिपाही विद्रोह, ठीक है? और थोड़ा सा देखो, इसके बारे में ना डीपली जान लेते हैं। ये जो सिपाही विद्रोह हुआ था, ये हुआ था 1857 में। और ये पहला एक ऐसा विद्रोह था ना, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ा गया था। मतलब पहला स्टार्ट होने वाला विद्रोह यही था। इसके बाद ही जितने भी विद्रोह हुए, जितने भी रिवोल्ट है, वो उसके बाद हुए हैं, ठीक है? पहले नंबर पे ये स्टार्ट हुआ था। और ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था मेरठ से। मेरठ कहाँ? ये यूपी में है। और इसमें ना इमीडिएट इसका जो कॉज था ना इस विद्रोह के स्टार्ट होने का, मैं आपको ऐसे ही बता दूं। देखो, क्या हुआ था यहाँ पे, कि जैसे कि जब हमारे जो सैनिक थे ना, जो इंडियन आर्मी के जो सैनिक थे, तो
यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग काम कर रहे थे, तो इसके अंडर में जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी जो काम कर रही थी, तो बेसिकली ना उनको अपने मुंह से ना एक राइफल वगैरह ना उसको तो खोलना पड़ता था। जैसे ये जो कार्ट्रीज वगैरह होते हैं ना, कार्ट्रीज मतलब जो कारतूस होता है ना, उस कारतूस के जो ऊपर का जो परत होता है ना, उसको मुंह से खोलना होता था। और इसमें बेसिकली क्या होता था, जो उसकी जो परत बनती थी ना, तो वो बनती थी जैसे गाय और सुअर की चर्बी से बनती थी। ठीक है? तो इससे होता क्या था कि ना ये दोनों ही धर्म के लोगों के लिए दोनों दोनों ही धर्म के लोगों के अगेंस्ट थी। जो हिंदू है उनके भी अगेंस्ट थी, जो मुस्लिम है उनके अगेंस्ट भी थी। क्योंकि जो मुस्लिम है वो सूअर वगैरह से बनी हुई चीज़ों को मुँह पे नहीं लगाते हैं, और साथ में जो हिंदू होते हैं वो गाय वगैरह की मतलब पूजा करते हैं, तो इन सब चीज़ों से वो भी दूर रहते हैं। तो एक तरह से ना यहाँ पे अंग्रेज़ों ने एक चाल चली थी, और जिससे कि दोनों ही धर्म के लोगों को नुकसान पहुँच रहा था। उनके धर्म का मतलब एक तरह से यहाँ पे लोगों को बताए बिना ना उनके अगेंस्ट मतलब उनके विश्वास को एक तरह से धोखा दिया जा रहा था। ठीक है? तो ये हुआ था 1857 में। और इसके बाद क्या हुआ था कि लोगों के बीच में ना मतलब ऐसी अफवाह फैल गई थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो लोगों ने ना इनके अंडर में काम करने से मना कर दिया था। ठीक है? और ऐसा मना करने के बाद ना क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को ना जेल में भी डाल दिया गया था। ठीक है? क्योंकि उनको काम करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था, और वो काम नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उनके धर्म की ये सारी चीजें अगेंस्ट थी। ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा देख ही लेते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। देखो, 1857 में क्या होता है, जो मंगल पांडे है ना, वो उसने ना रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था, जो भी न्यू कार्ट्रिज है यानी कि जो नई कारतूस है, उसको यूज़ करने से, क्योंकि उसको मुँह से खोलना पड़ता था। और रूमर फैला हुआ था कि इस पे ना पोर्क यानी कि वही सुअर का मांस, और बीफ फैट यानी कि वही गाय का, तो इस वगैरह की वो इसको ग्रीस किया गया है, इसके जो ऊपर की परत वो इससे बनाई गई है। ठीक है? इससे क्या होता है, इनके जो रिलीजियस बिलीफ है ना, उस पे ना एक तरह से अंधविश्वास था, मतलब कि उनकी तरह धोखा किया जा रहा था, उनको बताया नहीं गया था ये चीज़ें। ठीक है? और इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ऑफिसर्स पे अटैक कर दिया गया, और 8 अप्रैल को अटैक कर दिया गया था, और 9 मई को जो जो 85 सोल्जर्स हैं ना, उन्होंने ये राइफल्स वगैरह को ऐसे मुंह से खोलने के लिए मना कर दिया था। फिर उनको इम्प्रिजन कर दिया गया था, यानी कि उनको जेल वगैरह में डाल दिया गया था। इतना तो आपने देखो, ये तो आपको पता ही होगा, इतना तो आपने चलो सुन लिया। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो यहाँ के जो वॉइस रॉय थे ना, जो ब्रिटिश वॉइस रॉय थे, वो कौन थे? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है? अच्छा, कैन का मतलब होता है कोई भी काम करने में सक्षम होना, है ना? तो मैं आपको याद करने के लिए बोल रही हूँ। तो कैन का मतलब किसी भी काम को करने में एबल होना, यानी कि यहाँ पे सारा काम लॉर्ड कैनिंग ने किया, क्योंकि वो एबल था ये सब चीज़ों को करने में, कराने में। ठीक है? ऐसे याद रखेंगे, सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है? तो लॉर्ड कैनिंग थे इन सारी घटना के पीछे। ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आ गए 1857 से। द 1857 द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड इन मई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनमेंट इन इंडिया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और आया हुआ भी है पिछले साल ही, एसएससी सीजीएल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में। अभी अभी हमने पढ़ा ना कि 1857 में स्टार्ट हुआ था मई में। कहाँ से स्टार्ट हुआ था अभी बताया ना मैंने, मेरठ से। एक मिनट, ये मेरठ से दिल्ली के बीच में स्टार्ट हुआ था। ठीक है? ठीक है, तो मेरठ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट। और देखो, ये हुआ था 1857 में। इसको जाना जाता है इंडियन म्यूटिनी के नाम से, इंडियन विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। स्टार्ट होता 10 मई 1857 को। दिल्ली, आगरा, कानपुर, ये सारे एरियाज इसमें थे। यहाँ तक मतलब ये फैल गया था। और क्या हुआ था 1858 में ना, 20 जून 1858 में ना, ग्वालियर का जो विद्रोह हुआ था ना, उसमें ना इनको हरा दिया गया था। तो इस वजह से ना इस जो विद्रोह को ना एक तरह से दबा दिया गया था। ठीक है? बट आज भी हम इस बारे में पढ़ते हैं 1857, क्योंकि ये पहला ऐसा वो था जब यहाँ से लड़ाई वगैरह शुरू हो गई थी। ठीक है? इसके बाद ही जो भी विद्रोह हुए इसके बाद हुआ है। ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, व्हेन डिड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, सिपाही म्यूटिनी। या हम कह सकते हैं पहला वॉर कब हुआ था, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं सिपाही म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो देखो इजी है, 1857 में, क्योंकि हम अभी यही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है? 1857 हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस समय जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है? लॉर्ड कैनिंग, ये याद रखेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, which military officer led the British forces in the Battle of Chinhat fought in 1857?
तो देखो यहाँ पे ना हमें बताना है कि जो 1857 में ना चिन्हत का जो युद्ध हुआ था, जो बैटल हुआ था ना, उसमें ना जैसे कि जो जो मिलिट्री ऑफिसर है ना, कौन सी मिलिट्री ऑफिसर है वो लेड करी थी, इसका नेतृत्व कर रही थी, ठीक है, इस युद्ध में। तो देखो बेसिकली ना इसमें जो जो लीड रोल में थे ना वो थे हेनरी लॉरेंस, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो ये इस चीज का जो बैटल ऑफ चिन्हत हुआ है ना 1857 में, इसका ये नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जो हमारा ये जो बैटल ऑफ चिन्हट है ना, ये हुआ था मॉर्निंग में जून 30 1857 को हुआ था, और ये चिन्हत गांव में हुआ था अवध में। अवध कहाँ है? ये यूपी में है, ठीक है। और इस स्पेसिफिकली ना यहाँ पे ना यहाँ पे जो ये इंडियन रिवेल है ना और ये जो ब्रिटिश सेना है, इनके मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो इनके बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो, Post 1857 revolt, the Peel Commission was set up to give recommendations on dash reorganization ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखो 1857 के रिवोल्ट के बाद एक ना कमीशन लाया गया था जिसका नाम है पील कमीशन। ये कमीशन लाया गया था कुछ रिकमेंडेशंस देने के लिए, बट ये रिकमेंडेशंस ये दिया किसको जा रहा था? तो बेसिकली ना ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना इनकी मिलिट्री की, इनको दिया जा रहा था रिकमेंडेशंस की कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, मिलिट्री वाला, ठीक है। और देखो ये आया हुआ है आपके 2024 के ही एग्जाम में, ठीक है। तो कोई भी चीज कभी भी रिपीट हो सकती है आपके लिए, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था, मिलिट्री के लिए तो क्या गया था, और 1857 में जो यहाँ पे रिफॉर्म्स होते, जो सुधार होते, उसके बाद क्या होता है, देखो ये जो पील कमीशन है ना, इसको एस्टेब्लिश किया गया था और रिकमेंडेड चेंजेस के लिए, जो यहाँ की जो कॉलोनियल आर्म्ड फोर्सेस है उसमें चेंज वगैरह लाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, जो यूरोपियंस है ना, जो उनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ना उनकी जो संख्या है, उनका जो प्रोपोर्शन उसको बढ़ा दिया गया था। और बेसिकली ना यहाँ पे जो आर्टिलरी है ना, आर्टिलरी मतलब कि हथियार वगैरह, इसको ना ये पूरी तरह से ना जो ये ब्रिटिश लोग हैं ना इनके ही कमांड में कर दिया गया था, मतलब इन पे ही, इन सब चीज़ों पे इनके ही चलेगी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अच्छा एडिशनली एक ये याद रखेंगे कि आर्म्स एक्ट 1878 में हुआ था, ठीक है। आर्म्स एक्ट ये कई बार आ जाता है ना एक नंबर में। आर्म्स एक्ट कब हुआ था? ये 1878। तो सिर्फ इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो हमारी, हाँ देखो हमारी सीरीज यहाँ पे खत्म हो गई है। अच्छा लगता है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो पाए और साथ में आपके फ्रेंड के लिए भी यूजफुल हो पाए, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।